बहरहाल मैंने इवनिंग ए और इवनिंग बी के लिए दोनों के लिए मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दी है। मैंने शहजाद को कल ये इंफॉर्मेशन दी थी। असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है। आप लोगों की असाइनमेंट, आप लोगों ने 2 फॉर्मल इंफॉर्मेटिव लेटर्स लिखने हैं। मैंने उसकी डिटेल्स जो है अपनी वेबसाइट पे लिख दी हैं, क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, और ये असाइनमेंट आपकी ड्यू फ्राइडे को है, ये जो फ्राइडे आ रहा है। उसके बाद ईद है, उससे पहले पहले अगर मुझे ये नहीं रिसीव होती, मैं रिसीव नहीं करूंगी। वेबसाइट का एड्रेस बताया था, आप काइंडली उससे रेफर करते हैं। थैंक यू मैम। हाँ, उससे रेफर कर लें जी। आपकी असाइनमेंट मैं फिर बता रही हूँ, ड्यू है फ्राइडे को। 2 लेटर्स लिखने हैं आपने, फॉर्मल लेटर्स है। हर लेटर की लेंथ पेज एंड हाफ की होनी चाहिए। अगर आप कॉपी करते हैं तो इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट जी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं आप खुद उसके भुगतेंगे। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है, आप काइंडली इसको जरूर देख लें। अब मैं अच्छा आगे मैम, पढ़ा रही हूँ जी। एक जी बात और जी। थी कि जिनके पास लैपटॉप या मोबाइल मतलब के ऐसी डिवाइस नहीं है, वो क्या करे बंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Actually, we've been discussing few of the matters as well. मैंने अभी आपको लेटर्स की आपको असाइनमेंट दी है, काइंडली उसको गौर से कीजिएगा। उसकी वजह ये है, हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। 7 C's, कंटेंट का डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। और फिर हमने ये पढ़ा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हाउ डू यू एक्चुअली डू इट। तो ये सब चीजें यू नीड टू कीप इन कंसिडरेशन। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, वो आपका सब कुछ अप्लाई होगा ये आपके लेटर्स में। मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे, आपके लेटर्स में वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो अभी तक हम पढ़े हैं। रैपर के तौर पे जो बिजनेस फॉर्मेट है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया, उसको आप फॉलो करेंगे। बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने शेयर की हैं, आप उसको वो देख सकते हैं। आपको बहुत सारे तरीके नजर आएंगे, लेकिन जो फॉर्मेट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, जिसको हमने डिस्कस किया था, उसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। 5 स्टेप्स हैं। अच्छा, हमने लेटर्स पढ़े हैं, उनके फॉर्मेट्स पढ़े हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपके साथ बात की थी, दो तरीके की फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, लेटर्स एंड मेमोस। We've gone through the letters, what structure should be, how it should be written, things you can and cannot include, things which are optional, and so on and so forth. Memos are basically another form of written communication within the organization. They are informal, they are shorter, they are, because they are within the organization, they are informal, right? तो आजकल रिटन मेमोज बड़े कम होते हैं जी। हम यूजुअली ईमेल्स करते हैं इफ यू वांट टू गो थ्रू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके भी चंद एक रूल्स हैं, थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको देखनी है। अगर हम आप अपने ईमेल को अपने ज़हन में रखें, इसमें यही जो बात मैं अभी कह रही थी, टू फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपके लेटर हो या मेमो, ये डिफाइन करती है कि फ्यूचर कम्युनिकेशन आपकी डेट के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और सब्जेक्ट हेडिंग्स, जिसको आप सब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था, ईमेल्स में और मेमोज में सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ईमेल का इनबॉक्स है और आपका बॉस को आपने ईमेल किया है, जब तक आपकी सब्जेक्ट लाइन अप्रोप्रिएट, कंसाइज और कंप्लीट नहीं होगी, वो प्रोबेबली आपकी ईमेल खोलेगा भी नहीं। तो इट योर सब्जेक्ट लाइन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी हैंडल्ड, राइट। ईमेल्स में कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक साइन भी एट द बॉटम ऑफ द ईमेल इंक्लूड करते हैं। आप चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, अगर हैंड रिटन या फॉर्मल किस्म का मेमो हो, तो उसके अंदर एंड पे आप अपना नाम, डेजिग्नेशन और साइन इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यही बात हो रही थी कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने मेल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करनी हो, तो उस सेंस में आप मेमोज जो हैं वो यूज करते हैं। ये 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इसको फॉलो करते हुए एक सिंपल मेमो की तरफ जा सकते हैं। पहले तो ये है कि आपने एक्चुअली लिखना क्या है, आपका बेसिक एम क्या है, जो आप जिसको हम पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आपने क्या चीज़ है जो कन्वे करनी है। यू मस्ट कीप दैट अंडर कंसिडरेशन। फिर आप लेआउट को देखते हैं। टू, किसको आपने भेजना है जी, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। फ्रॉम, वो आपको ऑलरेडी पता है।
सब्जेक्ट लाइन ये हम बात कर चुके हैं और एंड में डेट आती है। ये जी फॉर्मेट है मेमो का, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं है। टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट और उसके बाद कंटेंट है। कंटेंट के एंड पे आप कहीं जाके यहाँ पे अपना साइन और नाम भी ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट टू। कंटेंट जो है बहुत फ्लावरी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट होना चाहिए। हाँ, ये जहाँ तक बात हो रही है कि अगर आपने कोई नेगेटिव मैसेज है तो उसका ये मतलब नहीं आप मेमो लिख रहे हैं तो आप नेगेटिव मैसेज पहले इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप मेमो लिख रहे हैं तो रूल्स वही होंगे जो एक बेसिक कंटेंट इन्फॉर्मेटिव मैसेज के या नेगेटिव मैसेज के होते हैं। लेंथ शॉर्टर और लॉन्गर हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट यू आर राइटिंग। ठीक है जी, दोबारा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह मान रहे हैं, हम मेमोज की बात कर रहे थे। इस पे यही बात हो रही थी, टू सेक्शन नाम रिसीवर का करता है, फ्रॉम हम बात करते हैं सेंडर की। अच्छा, हम बात कर रहे थे मेमोज की और कंटेंट्स की, यही हम उससे पहले बात हो रही थी। इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल जिस तरह रेगुलर कंटेंट लिखते हैं, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, या पॉजिटिव मैसेज आप शुरू में लिखते हैं या आप गुड न्यूज़ शुरू में लिखते हैं। उसके बाद आप अपनी फैक्ट्स और प्रॉब्लम्स और इश्यूज के बाद डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है। अभी मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूँगी तो आपको आइडिया होगा। एंड पे आप सैल्यूटेशंस देते हैं, थैंक यू, ये एक मस्ट होता है, वो आप लाज़मी करते हैं, वेदर और नॉट इट्स अ मेमो और इट्स अ रेगुलर कम्युनिकेशन। ये अगर आप देख सकते हैं जी, तो ये आपके सामने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है नेगेटिव मैसेज की, रेजिग्नेशन की। ठीक है? इसके अंदर आप टू देख सकते हैं, उसका नाम है और पोस्ट है। फ्रॉम में नाम है और पोस्ट है, डेट लिखी हुई है और फिर एंड में उसने नोटिफिकेशन ऑफ माय रेजिग्नेशन है। हमने ये बात की थी कि सब्जेक्ट लाइन में नेगेटिव मैसेजेस नहीं होते, लेकिन इसमें ये सीन है कि ये क्योंकि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने अपफ्रंट किया है। मैं इसे फिर भी एग्री नहीं करती, लेकिन आप इसे स्टेटस ऑफ माय जॉब भी लिख सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ माय रेजिग्नेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो बेसिक बात है उसने अपफ्रंट कह दिया है। फिर उसने ये बताया है कि आई एप्रिशिएट माय वर्क्स का, कंपनी के साथ मैंने काम किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे गाइडेंस एंड ऑल दैट। और उसके बाद फिर मेरी नॉलेज स्किल बहुत इंक्रीज हुई। अगले पैराग्राफ में उसने लिखा है कि मैं आई वुड स्टिल वांट टू लीव और उसका आगे से रीजन है और एंड में उसने थैंक यू एक बार फिर किया है। सो एक ये आपने देखा है बड़ा शॉर्ट है। अगला एग्जांपल है कि जी उसने कंपनी के सेल्स के ऑफिसर्स के मैनेजर को दे वांट टू बाय अ माइक्रोवेव ओवन। सो द पॉइंट इज ये टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट जो हमने बात की थी उसमें उसने इंट्रोडक्शन दिया है, बैकग्राउंड कि हमने क्यों लेना है। वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी प्रिसाइज। ठीक है? और एंड में फिर ये है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और आपने ये देखा है उस वो चाहता तो ये कॉस्ट जो है आप लंबे से एक लाइन में आप बता सकते हैं, बट जब आप टेबल्स या बुलेट पॉइंट्स डालते हैं तो ये ऑब्वियसली स्टैंड आउट करता है, उसको समझने में आसानी होती है कि ये चीज़ें, और उसने एंड में बता दिया कि हमें इतने पैसे चाहिए, उसका सिग्नेचर है और उसकी पोस्ट है इन द एंड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी व्हेन यू राइट मेमोज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अगली आपकी असाइनमेंट मेमोज की होगी, आप लोग लेटर्स जमा करा दें, तो ईद के बाद मैं मेमोज की असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी जहाँ पे आपने मेमोज लिखते होंगे। जिस तरह आपने लेटर्स लिखे हैं इसी तरह मेमोज के 2-3 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगी, वो आपने अटेम्प्ट करके मुझे सेंड करने होंगे। बहरहाल फिलहाल आपकी लेटर्स ही आपकी असाइनमेंट है। अगली जो मैं आपके साथ थोड़ा सा स्टार्टअप कर लेना चाहती हूँ वो है नेगेटिव मैसेजेस की। अच्छा जी, नेगेटिव मैसेजेस हमने पहले इंफॉर्मेटिव और पर्सुएसिव और पॉजिटिव मैसेजेस पढ़े थे, अब हम नेगेटिव मैसेजेस पढ़े हैं। बेसिक डिफरेंस यही है कि इंफॉर्मेटिव मैसेजेस अप फ्रंट होते हैं, डायरेक्ट मैसेज होता है, उसमें आपको कोई बफर देने की जरूरत नहीं है। बट इन नेगेटिव मैसेजेस यू नीड टू स्टार्ट अप विद अ बफर, यू कैन नॉट गिव अ नेगेटिव मैसेज डायरेक्टली। ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच होती है जिसके थ्रू आप नेगेटिव मैसेजेस अपने क्लाइंट को, अपने रीडर तक पहुंचाते हैं। नेगेटिव मैसेज का बेसिक इंटेंट यही है कि आप वेदर यू लाइक इट और यू डोंट, यू क्रिएट एंगर, डिसअपॉइंटमेंट या नेगेटिविटी जो है आपके रिस्पॉन्स में आती है।
इसका प्राइमरी पर्पस यही है जी कि आपने रीडर को बैड न्यूज़ देनी है, एक्यूरेट न्यूज़ देनी है और फिर भी अपनी कंपनी के लिए गुडविल क्रिएट करनी है। ये एक बड़ा ट्रिकी बिज़नेस है, हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। और इसका सेकेंडरी पर्पस ये है कि आपने अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, अपने फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंट्स को की गुडविल भी बचानी है इन डिस्पाइट ऑफ द नेगेटिव मैसेज। ये अभी सेशन एंड हो जाएगा जी, मैं दोबारा कनेक्ट करूँगी, आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। राइट? Some messages that first appear to be negative can be structured to create a positive feeling as well. उसका क्या तरीका है कि आप अपने रीडर को ये बताते हैं कि despite of all the negativity, despite of all the bad things, we still कि जी प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस की हम बात कर रहे थे। अच्छा, आप अगर नेगेटिव मैसेज कन्वे करते भी हैं तो आप अपने रीडर को कैसे बताते हैं कि दे उसको पॉजिटिव फीलिंग किस तरीके से आप उसमें क्रिएट हो सकती है नेगेटिव फीलिंग के साथ? You have to tell the reader that their message has been taken seriously. Despite the fact that it's a negative message doesn't mean that it's been taken lightly. For example, if you're firing a person in your organization, you have to tell them that this was a difficult decision, that this was a complicated issue. What you have to do is that you have to tell the reader that whatever the decision or whatever the negative message is, it was not taken lightly, it was a serious matter. आपने उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि कोई बात नहीं जी, इस बंदे को हम कंपनी से निकाले, मेक्स नो डिफरेंस, इस बंदे को हम कम पे दे, मेक नो डिफरेंस, इस बंदे के साथ हम अपनी कम्युनिकेशन खत्म कर दें, मेक नो डिफरेंस। नो, यू हैव टू गिव द इम्प्रेशन and it should be a serious impression that your message has been taken seriously. And secondly, आप you have to convince the reader कि ये मैसेज जो नेगेटिव है ये फेयर और रीजनेबल है। मतलब ये कि अगर वो आपकी जगह हो तो भी वो यही फैसला करें। Right? So you have to tell your reader that is a very honest and reasonable decision in the negative perspective that you have made. And if they were in their shoes, they would have made the same decision. ये नेगेटिव मैसेजेस को हैंडल करना जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेक और ब्रेक है। आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, आपने अगर किसी रेस्टोरेंट गए हो, आप वो रेस्टोरेंट चाहे कितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर ले, पैसे बहा दे एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन अगर आपका दोस्त आपको आके कहना नहीं यार उसका खाना अच्छा नहीं है, आप नहीं जाते। इसीलिए द कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ कस्टमर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट because it not only attracts other clients and other customers, it also very rapidly discourages and disconnects other customers and clients. This is not only between a customer and client communication, it happens with everybody, with all walks of life, whether you're communicating with your senior, your junior, your boss, your subordinate, your teacher, whatever the circumstances are, these rules are always applicable. ये हर दफा और हर कम्युनिकेशन में ट्रू होते हैं। अच्छा जी, ये एक बड़ी जबरदस्त बात है नेगेटिव मैसेज में। अपॉलजी, सॉरी, अंग्रेजों ने एक बहुत जबरदस्त वर्ड इजाद किया है जिसको हम सॉरी कहते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ ये एक वर्ड इंक्लूड करने से आपकी सब जो बात, जो नेगेटिव इमेज या नेगेटिव मैसेज है वो it becomes okay. It doesn't work like that. If you say sorry too much in a communication, that's wrong. If you say apologize very less, that's wrong. Right? आपने एक अप्रोप्रिएट तरीके से अपना मैसेज जो है अपने रीडर तक पहुंचाना है। आपको बहुत ज्यादा अपॉलजी करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है नो एक्सप्लिसिट अपॉलजी इज नेसेसरी इफ द एरर इज स्मॉल एंड इफ यू आर ऑलरेडी करेक्टिंग द मिस्टेक। इसकी एग्जांपल ये है। नेगेटिव क्या है जो कल नहीं लिखना चाहिए, वो है आई एम सॉरी द क्लर्क डिड नॉट क्रेडिट योर अकाउंट प्रॉपरली। आपकी गलती नहीं है, क्लर्क की गलती है, सॉरी आप कर रहे हैं। इसकी बेहतर अप्रोच क्या है? Your
statement has been corrected to include your payment of $263.75. आपने वजह नहीं बताई, आपने अपॉलॉजी नहीं की, आपने डायरेक्ट सोल्यूशन दिया। ठीक, आपका सोल्यूशन देना बेहतर है बजाय इसके कि आप अपना जुमला आई एम सॉरी से शुरू करें। That is the worst mistake you can make. Do not start your sentence with I'm sorry. Right जी? अच्छा, उसके बाद do not apologize when it is not your fault. मतलब जो नहीं लिखना वो ये है I'm sorry, सबसे पहले तो ये गलत है, that I could not answer your question sooner. I had to wait until the sales figures for the second quarter were in. वो जवाब दे ही नहीं सकते दे सकता था जब तक कि उसको कहीं और से इंफॉर्मेशन नहीं मिल। इसकी बेहतर अप्रोच क्या है? We needed the sales figure for the second quarter in order to answer your question. Now that we have them, now they are in, I can tell you that. So उसने solution दिया है, आपको पहले reason दिया है कि भाई ये वजह थी जिसकी वजह से हमने आपको जवाब दे दिए हैं और ये आपका जवाब है। आई एम सॉरी से शुरू करने की जरूरत नहीं, पहले तो आपने उसको सेटिस्फाई किया कि जो आपको हम जवाब नहीं दे सके उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह बयान करें और उसके बाद आप उसका जवाब दे दें। आपने वो नेगेटिव मैसेज ऑल टुगेदर बीच में से स्किप कर दिया, निकाल दिया, खत्म कर दिया। राइट, सो ये बेहतर अप्रोच है बजाय इसके कि आप उसको लंबी चौड़ी नेगेटिव मैसेज के साथ इंक्लूड करें। अच्छा जी, अगर तो आपका जो मैसेज है नेगेटिव, आपने एक आपको ऑर्डर दिया गया था, आप उसको फुलफिल नहीं कर सके, तो आप वो कर भी नहीं सकते, आपने उसको रिफ्यूज करना ही है। ये एक एग्जांपल है, मतलब इन नेगेटिव मैसेज को अवॉइड नहीं किया जा सकता। उसका तरीका क्या है? बुरी बात यह है कि आई एम सॉरी दैट द चेयर्स विल नॉट बी रेडी बाय अगस्त एज प्रॉमिस्ड, बजाय इसके कि आप आई एम सॉरी से शुरू करें, बेहतर तरीका क्या है? आप पहले रीजन देते हैं, वजह देते हैं। Due to strike against the manufacturer, the desk and chairs you order will not be ready until November. Do you want to keep the order, or you would like to look at the models available from the supplier? उसने आपको ये बताया रीजन कि हम आपको ये सबमिट क्यों नहीं कर सके और कब तक नहीं कर सकेंगे। अब इसके एंड में ये हो सकता है कि वो आप उससे पूछ रहे हैं, आप फिर हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। एंड में आप ये इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो हम आपको डिस्काउंट भी दे सकते डिस्काउंट दे सकते हैं अगर आप वेट कर सकते हैं। अगर तो वो वेट कर सकता है अपने ऑर्डर के लिए, तो वो वेरी हैप्पीली दे विल से अच्छा ठीक है, आपने लेट तो कर दिया, बट ओके, इफ यू आर ऑफरिंग डिस्काउंट वी विल स्टिल टेक द ऑर्डर फ्रॉम यू, राइट? So this is what you can also do to avoid any negative impression. आप इस सब में देखें जी, इस सब में हो यही रहा है कि हम आई एम सॉरी और नेगेटिव मैसेज को डिस्करेज कर रहे हैं। जहां है वहां उसको अपॉलॉजी को इंक्लूड करना जहां लाजमी है वहां हम करते हैं, बट ऑल टुगेदर वो नेगेटिव मैसेज लिख के बगैर भी आपका मकसद हल हो सकता है। सोल्यूशन देके, रीजन देके, डिस्काउंट देके आपने गुडविल मेंटेन करनी है अपने कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ नेगेटिव मैसेज। That is highly important. You maintaining the goodwill for any future communication is more important than saying no. When you apologize, अच्छा जी, अब ये केस आ रहा है कि अगर आपको apologize करना ही है तो how do you do it? You say it once. You do not start the sentence with an apology. You say it in the mid of the sentence and you mean it. Listen, you don't, honesty, it takes you very far. If you keep your messages straightforward, it is very easy for the reader. The reader knows you're not trying to do
funny business. You are a straightforward businessman or a straightforward person, and you mean what you're saying, right? So you have to be very precise and very clear and very, upfront when you write the. Okay, so this is very important when you write or when you communicate messages. अच्छा, ये एक इसकी example है जी. I didn't answer your letter sooner. I hope that my delay hasn't caused any inconvenience. I'm sorry I didn't answer your letter sooner. आपने उसको जरूर कहना है कि आप हो सकती मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी. तो आप डायरेक्ट रखें. आपने अपॉलॉजी करनी है, आप डायरेक्ट करें. आप उसे बताएं कि जी आई एम सॉरी, आपको मेरा जो है ना लेटर सूनर में आपको जवाब नहीं दे सकता. रीजन दे दें, सोल्यूशन दे दें, वजह दे दें. It becomes very very easier for the reader to handle and to adjust. अच्छा, अभी मैं नेगेटिव मैसेजेस यहीं तक पढ़ा रही हूँ जी. ये सब्जेक्ट लाइन भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं. सब्जेक्ट लाइन ये 100% ट्रू है कि आपने कभी नेगेटिव यू आर फायर्ड, यू नेवर राइट इट इन द सब्जेक्ट लाइन. आप नेगेटिव मैसेज कभी भी सब्जेक्ट लाइन में इंक्लूड नहीं करते. आप इसकी जगह योर जॉब स्टेटस बता सकते हैं और कोई सेंटेंस लिख सकते हैं और कोई बात लिख सकते हैं, बट यू डू नॉट इंक्लूड अ नेगेटिव मैसेज इन द सब्जेक्ट लाइन अंडर एनी सर्कमस्टेंस. चाहे आपने ये बताना हो कि आपका लॉस हो गया है, चाहे आपने बताना हो कि आपको जॉब से निकाल दिया, चाहे आपने बताना हो कि ये काम आपने जो दिया था ये नहीं हो सकता, इसमें डिले है. whatever the circumstances are, do not write the negative message, do not write the negative content in the subject line. अच्छा, सब्जेक्ट लाइन में अगर आप नेगेटिव मैसेज लिखते हैं, लेट्स अज्यूम, तो ये यूजुअली तब होता है जब आप उस बंदे से बात कर रहे हैं जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसके साथ आप इनफॉर्मल हैं, जिसके साथ आपकी दोस्ती है, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप अभी थोड़ी देर में मिल लेंगे, जैसे आपके कॉलीग है, आप डेवलपमेंट में है, वो टेस्टिंग में, आप इकट्ठे खाना खाते हैं. तो द पॉइंट इज आपने नेगेटिव the five you've sent cannot be done today. आप उसको डायरेक्ट नेगेटिव मैसेज, ये बहुत रेयर केसेस में होता है. अदरवाइज आप उसको ना इंक्लूड करें. या otherwise if you're including a negative, it means you are ready to fight. ये ऐसे ही है कि आप किसी के घर का दरवाजा खोलें और साथ ही लड़ना शुरू करते हैं. then there is no turning back. You cannot undo it. It means you are there to fight. It means that you do not care about your goodwill. You do not care where it's coming from. You are there to end all future communications. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेगेटिव मैसेजेस ये हम फिर देखेंगे जी अगली क्लास में इंशाल्लाह. ये हाफ तकरीबन होगी है, बाकी हाफ इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. मैं कोशिश करूंगी कि एक क्लास जो है हम रखें ईद से पहले, ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए. आई विल लेट यू नो व्हेन एंड वेयर इट इज गोइंग टू बी डन. कल तो नहीं, शायद डे आफ्टर टुमारो और मे बी फ्राइडे, आई डोंट नो, आई लेट यू नो. वो जुमे की नमाज के बाद हम एक सेशन रख सकते हैं और इसको हम रैप अप कर लेंगे. जी, somebody wants to ask a question. Ma'am, can you please explain the assignment about the last Friday, the next Friday? हाँ, ये फ्राइडे के असाइनमेंट जी, आपने 2 लेटर्स लिखने हैं. मैंने अपनी वेबसाइट पे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं. वही क्वेश्चंस आपने लिखने हैं. आपने ऐसे ही लिखना है जैसे आपने एक रियल लेटर लिखने हैं, उसी सिनेरियो को फॉलो करते हुए. ये कॉपी नहीं होना चाहिए. वर्ड की डॉक्यूमेंट में आप 2 लेटर्स लिखें. फॉर्मेट वो फॉलो करें जो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है. हम उसको डिस्कस भी कर चुके हैं. उसके बाद ये कॉपी नहीं होना चाहिए. कॉपी होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप खुद होंगे. हर लेटर की लेंथ तकरीबन 1 पेज एंड हाफ होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. एक डिटेल लेटर, मुझे फॉर्मल लेटर चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दे दें, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे दें, उसके बाद फिर आप अपना लेटर शुरू कर सकते हैं. आपने एक प्रॉपर लेटर लिखना है. उसके बाद एक पेज उस डॉक्यूमेंट को सेव करें, उसको अपने नाम रोल नंबर से सेव करें, अपने सीआर को भेज दें. सीआर फ्राइडे से पहले, फ्राइडे तक मुझे ये लेटर्स जो हैं आपने सारी क्लास के सेंड करने हैं. जी
नहीं जी, ईद के बाद नहीं हो सकता. This is final. Either you will send me on Friday or you will not send me at all. Ji, any other question? अच्छा जी, anything else you want to ask or you want to convey, please let me know. Otherwise आप अपने अपने CR से coordinate कर लें. शहजाद, आप इवनिंग ये के हैं, काइंडली अटेंडेंस मार्क करके मुझे भेज दें. अब ये कौन Okay, सा ma'am. हसन या हसनैन है जो भी इवनिंग बी का है, काइंडली वो भी अटेंडेंस मार्क करके या मुझे ईमेल कर दें या अपने रिस्पेक्टिव सीआर को भेज दें, सकलैन को, वो बाद में ईमेल कर देगा, लेकिन अटेंडेंस मार्क कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे अटेंडेंस चाहिए. हाँ, ये हसनैन अगर सकलैन नहीं कर रहा मैनेज, तो काइंडली आप को मैं असाइन करी हूँ, ये हसनैन अहमद हैं, इवनिंग वीक है ये, इनको जी आप अपनी अपनी सारी असाइनमेंट भेज दें और ये मुझे फॉरवर्ड करके ईमेल कर देंगे. और आपने एक एक्सेल शीट पे भी टिक मार्क करना है कि किस किसने भेज दी और किस किसने नहीं भेजा. तो काइंडली डू दैट एंड सेंड इट टू मी बाय फ्राइडे इंशाल्लाह. I will try to take another class on Friday. I will let you know prior to the class. Thank you very much. If you have any issues, kindly email me or send me a message on this Zoom as well. I think that works as well. Thank you very much ji. Allah Hafiz.